जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर, जो समाज में एक नासूर बनकर, एक ऐसी बीमारी बनकर कि जिसका कोई इलाज नहीं है, फैल रहा है, उसके संबंध में विचार शेयर करूंगा। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा विचार है, ये है कि वर्तमान में टूटते हुए दाम्पत्य संबंध क्यों, कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण है, कोई वास्तु से संबंधित कारण है, या कोई अन्य कारण इसके पीछे छुपा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए कि मानव सभ्यता तभी अच्छी लगती है जब पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के रिश्तों को निभाते हैं, वे माता पिता बनते हैं, वे ही आगे जाकर दादा दादी नाना नानी भी बनते हैं। उनके मध्य मधुर संबंध, सुंदर संबंध होना निहायत ही जरूरी है। यह आज से ही नहीं, जब से मानव इस सृष्टि में आया, सृष्टि की रचना हुई और मानव ने जब सृष्टि रचना में अपना सहयोग देने की सोची मानव ने, तभी से स्त्री और पुरुष जो दाम्पत्य जीवन में बंधते हैं, उनके मध्य एक ऐसा अदृश्य संबंध कायम हो जाता है कि वे दिखने में दो होते हैं परंतु होते एक है। मैं ज़्यादा समय ना लेकर आपको अपने बिंदु पर ले आता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शायद हो सकता है कि यह ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर तो जितनी देर तक बात करो, जितनी देर तक विचारों का हम आदान प्रदान करें, एक दूसरे को समझे, उतना ही कम है। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसे पूरा सुनने की कोशिश जरूर करें, विशेष रूप से वो दंपत्ति जिन्होंने अभी अपना जीवन प्रारंभ किया है, लेकिन किसी कारण से लाइफ पार्टनर से कोई अनबन रहती है, विचारों का मिलन नहीं होता है और बार बार एक ही नेगेटिव विचार आता है कि क्यों ना संबंध विच्छेद कर दिया जाए। हमेशा ध्यान रखिए, संबंध विच्छेद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन संबंध बनाना, कायम करना और लंबे समय तक उसे निभाना, यह एक तपस्या होती है। हमें संबंध बनाए रखकर उसको निभाने के संबंध में विचार करना है, लेकिन ये संबंधों में जो दरारें उत्पन्न होती है और जहाँ हम सेपरेशन की बात करते हैं, डाइवोर्स की बात करते हैं, पति पत्नी को नहीं सुहाता है और पत्नी पति को नहीं सुहाती है, आखिर ये कारण क्या है? हम इस पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो ज्योतिष से संबंधित बात शेयर कर रहा हूँ। हर पेरेंट्स अपने लड़का या लड़की का विवाह करने के पूर्व बहुत अच्छे पंडित के पास जाते हैं। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी लड़की को लड़का अच्छा मिले, हमारे लड़के को लड़की एक संस्कारित और अच्छी मिले।
गुण मिलाते हैं और बहुत सी अन्य बातों की पूछताछ भी करते हैं, घराना यानी कि फैमिली देखते हैं एक दूसरे की, और उसके बाद में कहीं जाकर डिसीजन लेते हैं। वो अपनी समझ में जितना बनता है एक माँ बाप का कर्तव्य वो पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी ज्योतिषीय रह सकती है। अब ये ज्योतिषीय कमी क्या होती है, क्यों रहती है, वो आप मुझसे सुन लीजिएगा। आज कंप्यूटर पर भी लड़का लड़की अपना बायोडाटा इनपुट करके और मिलान टेबल निकलवा लेते हैं, मिलान सारणी निकलवा लेते हैं। उसमें पाते हैं 28 गुण मिल रहे हैं, 36 में से विवाह उपयुक्त है। उसमें लिखा हुआ है कि मांगलिक नहीं है, विवाह उपयुक्त है। ध्यान रखिए, कंप्यूटर हमारा एक सर्वेंट है, सेवक है। हमने जैसा कोडिंग के जरिए उसको निर्देश दिया है वह उतना ही और वैसा ही काम करेगा। हमने केवल एक छोटा सा पहलू अपनी लग्न कुंडली से संबंधित उसको दिया है और वह केवल लग्न कुंडली के 12 भावों को देखता है, वर और वधू के, और मिलान कर देता है। लेकिन अगर इतना सरल होता ज्योतिष तो मैं समझता हूँ कि हर भारतीय व्यक्ति भारतीय ज्योतिष का ज्ञाता होता। लेकिन इतना सरल नहीं है। क्यों नहीं है? कि लोग बाग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियों के गुण तो इतने मिल गए थे, पंडित जी ने हामी भरी थी। पंडित जी के पास भी जाकर कहते हैं कि हमारे तो इतने गुण मिल गए थे बच्ची के, फिर भी बच्ची अपने ससुराल के अंदर परेशान क्यों है? या हमारे बच्चे के कितने गुण मिल गए थे और जो बहू आई है वह संतुष्ट नहीं है या हम संतुष्ट नहीं हैं, और ये विचारों में तकरार, दिन भर कचपच यानी कि कुछ न कुछ बात जो नेगेटिव बातें होती है वो चलती रहती है। तो अब पंडित तो यही कहेगा केवल कि भाई मैंने तो आपके कुंडली के हिसाब से बता दिया था कि इनके कितने गुण मिल रहे हैं, अब इनके विधाता ने क्या लिखा है ये तो मैं भी नहीं जानता। रामचंद्र जी के तो पूरे 36 गुण थे मिले हुए, लेकिन फिर भी विवाह उपरांत उनको 14 वर्ष का वनवास भी हुआ। सीता जी ने कोई गुनाह नहीं किया था, जब वे 14 वर्ष का वनवास भुगत कर आए, राज्याभिषेक वगैरह हुआ, लेकिन फिर भी किसी एक नागरिक के कहने से और उन्हें पुनः वनवास दे दिया गया। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहे जहां लव कुश पैदा हुए, और इतना ही लाकुंचन नहीं लगा, अंत में उनको धरती माता में भी समाना पड़ा। ना जनक बुरे थे, ना दशरथ बुरे थे, ना उनके परिवार बुरे थे, ना चारों भाई बुरे थे, फिर भी ऐसा हुआ। इसका मतलब कोई ना कोई अन्य ज्योतिषीय कारण रहा है। तो मैं उन्हीं बिंदुओं पर आता हूँ। मैं राम कृष्ण इनके संबंध में तो नहीं कह सकता, वो हमारे अवतारी पुरुष रहे हैं और भगवान रहे हैं। राम जी 12 कलाओं के ज्ञाता थे और संपूर्ण अवतार के रूप में भगवान कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे। हम उनके बारे में कदापि इंसान होकर उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं अपने बिंदु पर इंसानों के संबंध में ही आ रहा हूँ कि ज्योतिष में ये तमाम बातें कब हो जाती है। एक बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो लग्न कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसका पहला भाव, 5वां भाव और 7वां भाव आप जरूर परीक्षण करवाएं। क्यों? कि पहले भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, स्वभाव के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी मिलती है। और पूर्ण दृष्टि जो भी भावाधिपति होता है और जो ग्रह बैठे हुए होते हैं उनकी पूर्ण दृष्टि 7वें भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ती है। दूसरी बात यह है, पंचम भाव जो होता है संतान और शिक्षा का होता है। चूंकि हम यहाँ पर विवाह से संबंधित बात कर रहे हैं तो इसलिए हम संतान पक्ष के ऊपर ही
फोकस करेंगे। संतान तभी होती है जबकि पति पत्नी में संबंध मधुर बने रहते हैं। सातवां भाव इसलिए कि वो दाम्पत्य भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, लाइफ पार्टनर का भाव होता है। उसका भी निरीक्षण परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये तो है ही है, इसके साथ ही साथ इन भावों पर यदि राहु, केतु, शनि, गुरु, शुक्र, मंगल, ये जो इस प्रकार के ग्रह हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं दाम्पत्य जीवन को, यदि उनकी दृष्टि पड़ती है, पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो उससे भी जो अलगाववाद है वो पैदा होता है, सेपरेशन की बात होती है, डाइवोर्स की बात होती है और मनमुटाव की बातें भी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु न केवल सातवें भाव से ही, सातवीं दृष्टि से ही, यानी कि संपूर्ण दृष्टि उसकी रहती है, बल्कि पांचवी और नौवें भाव को भी वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से गुरु न केवल सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है बल्कि पंचम और नवम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल चौथे और आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और सातवें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। ऐसी ही बातें कुछ अन्य ग्रहों की बनती है। आपको ये चीज देखना है कि किसी अच्छे विद्वान और निष्पक्ष ज्योतिषविद के पास में आप जाए और अपनी विधा कहे कि भाई कि मेरे साथ में दाम्पत्य जीवन में यह अमुक अमुक बातें हो रही है, महाराज आप इसके संबंध में हमें जानकारी दीजिए। अब वो क्या है कि आप उनसे अगर कहना चाहते हैं तो कह भी सकते हैं, या वो स्वयं बता देंगे गहन एनालिसिस करके कि मंगल, राहु, केतु, शनि, शुक्र, इन की पोजीशन क्या है, आपकी जो हॉरोस्कोप है, लग्न कुंडली है, जन्म कुंडली जिसको कहते हैं, उसमें क्या पोजीशन है। क्या वे गलत स्थान पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी पूर्ण दृष्टि सही जगह नहीं पड़ रही है कि जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और क्या उनकी युति, यानी कि एक ही घर में दो या दो से अधिक ग्रहों का होना युति कहलाता है, क्या उनकी युति ठीक नहीं है। यह बात की जानकारी आप वहाँ प्राप्त करें। देखिए ये एक ऐसा विषय है कि इनके सब पर एक एक प्लेनेट के संबंध में दाम्पत्य से संबंधित जो बातें हैं वो एक एक एपिसोड के रूप में हो सकता है कि एक एक घंटे की, दो दो घंटे की भी चलती रहे। इसलिए मैं ब्रीफ में ही आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ प्लेनेट्स में इन प्लेनेट्स की पोजीशंस को देखा जाए। आप पति और पत्नी दोनों की कुंडली में यह भी देखें कि चांडाल योग की स्थिति क्या है। क्यों कि चांडाल योग जो होता है गुरु राहु युति, वह चांडाल योग बनाती है, और यदि चांडाल योग है तो किसी भी प्रकार से पति पत्नी को सुखी नहीं रहने देगा। फिर आप ये भी देखें, मालूम करवाए कहीं विषयोग तो नहीं है। अगर विषयोग है जिसमें चंद्रमा शनि के साथ में है, या चंद्रमा शनि की राशि में है, या शनि चंद्रमा की राशि में है, शनि पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, तो ये कई से कारण बनते हैं जहाँ विष योग बनता है। और विष योग न केवल मानसिक रूप से ही परेशान करता है बल्कि विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में पैदा करता है, और यहाँ तक कि सुसाइड करने की भी बात एक दूसरे के लिए आ जाती है। मैं सुसाइड कर लूंगी या मैं सुसाइड कर लूंगा। काल सर्प योग ये एक ऐसा योग है कि जिसमें न केवल दाम्पत्य जीवन ही बल्कि अन्य बहुत से सुख समाप्त हो जाते हैं। कहीं कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है। ग्रहण योग, जब राहु के साथ में सूर्य या चंद्र हो तो
उसमें हम ये कह देते हैं कि यह ग्रहण योग है, राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। अब मान लो जैसे चंद्र कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। अब चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, दाम्पत्य जीवन को भी देख रहा है, तो अब दो तरफा नुकसान हो गया। एक तो ये हो गया कि मानसिक रूप से मन और मस्तिष्क दोनों ही बेचैन हो गए, खराब हो गए, और दूसरे दाम्पत्य जीवन को वो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, वो दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में हमें यह देखना है कि कहीं दोनों में से किसी की कुंडली में ग्रहण योग तो नहीं है। ये कुछ बातें तो मैंने ज्योतिष से संबंधित बताई। फिर उसके बाद में हम यदि चलते हैं तो वास्तु पर भी हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा ज्योतिष वगैरह तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दंपत्ति जहाँ सोते उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या घर के जो दूसरे जो कक्ष है, रूम्स है, वो सही तरीके से नहीं बने हुए हैं, घर के पेड़ पौधे आदि, तो मैं इनके संबंध में बता रहा हूँ कि शयन कक्ष यदि सही स्थिति में ना हो, गलत हो, शयन कक्ष में जो तस्वीरें लगी हुई है वो भी आप किसी जानकार से पूछे कि कोई हिंसक जानवर की या कोई ऐसी तस्वीरें तो नहीं लगी हुई है जिससे कि पति पत्नी में हमेशा ही मनमुटाव हो। शयन कक्ष में बेड ऐसी जगह तो नहीं लगा हुआ है कि जहाँ से मिरर में वो बेड दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे कई से कारण होते हैं। शयन कक्ष में जो बेड है वह ईशान कोण में तो नहीं लगा हुआ है, दूषित हो जाता है। शयन कक्ष में जो हम यानी कि पति पत्नी सोते हैं उसमें बेड पर जो गद्दे लगे हुए हैं वो दो तो नहीं हैं, अलग अलग 3x6 3x6 के तो नहीं हैं। तो कई से ऐसे लॉजिक है वास्तु के कि जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। घर के वास्तु में पूजा स्थान भी बड़ा महत्व रखता है जिससे दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। रसोई घर यदि दोषयुक्त है, जगह जगह से टूट फूट रही है, जाले लग रहे हैं और काली हो रखी है रसोई, पूरब की तरफ किचन स्टैंड नहीं बना हुआ है, या और कोई बात जैसे ईशान कोण में आपने श्रिंक बना रखा है जबकि वह नैऋत्य कोण में होना चाहिए, तो कोई भी कारण हो सकता है कि रसोई अगर वास्तु दोष युक्त है या घर में और कोई वास्तु दोष मौजूद है जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, जैसे पीले कलर के फूल वाले पौधे लगे हुए हैं, दूध वाले पौधे लगे हुए हैं, कांटे वाले पौधे घर में लगे हुए हैं। सही दिशा में पौधों का, पेड़ पौधों का रोपण, आपको बहुत रुचि है आप प्लांट्स लगाने की, लेकिन उनका भी अपना एक स्थान होता है जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देता है। अगर आपको घर में या घर के बाहर कहीं पर भी लगाने की है, कोई पेड़ पौधे लगाने की है, तो पहले आप वास्तु देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तो बड़ा सुंदर पौधा लेकर आए परंतु वह घर में क्लेश उत्पन्न कर देगा, तो ऐसा होता है। तो आप पेड़ पौधों का वास्तु भी जरूर जानें। ना केवल यह है बल्कि यदि आपने कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल रखी है या और कोई पेट है, तो उस परिस्थिति में आपको यह भी मालूम करना चाहिए क्या आपको अपनी राशि अनुसार उसको घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके बाद मैं कुछ अन्य बिंदुओं पर भी आ जाता हूं जो आज कल हम नई जेनरेशन में पा रहे हैं, जिसकी वजह से शादी हुए कुछ समय भी नहीं होता है। कई बार तो ये भी होता है कि साल भर भी नहीं होता है, उसके पहले डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति कब हो सकती है? एक बड़ों का अनादर, यदि चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आदर नहीं करता है अपने पेरेंट्स का, अपने ससुराल पक्ष वालों का, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भगवान कदापि खुश नहीं रहते हैं। अगर लाइफ पार्टनर में से किसी की भी संगत ठीक नहीं है, कंपनी सही नहीं है, गलत संगत है, गलत सोच वाले लोग उनके साथ में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही उनके दिमाग में आते हैं। खान पान, जैसे आजकल जो खान पान चल रहा है बड़ा ही बेहुदा चल रहा है।
जिसमें हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि जो खाएंगे उससे हमें अच्छी सोच मिलेगी। एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। कहने का मतलब ये है कि आज पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चीज़ है, ना मालूम क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंदर जाकर वो हमारे में तामसिक गुण पैदा करती है, जबकि सतोगुण जो भोजन होता है वह अच्छा माना जाता है। सेकंड नंबर पर रजोगुण होता है। लेकिन तामसिक गुण यदि खान पान हमारा पैदा कर दे तो वहाँ तो सिवाय सेपरेशन के या डाइवोर्स के और कुछ भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी जो अभी वर्तमान में एक छूत की बीमारी लगी हुई है, एक बिना हटने वाली बीमारी लगी हुई है, पूरी जिंदगी के लिए बीमारी लगी हुई है, वो है मोबाइल। मोबाइल ने नामालूम कितने घरों को तोड़ा है। जोड़ने वाली बात तो कहीं पर नजर आती ही नहीं है, तोड़ने वाली बात आ रही है। लाइफ पार्टनर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अगर स्त्री को मोबाइल पर बात करते देखता है तो दिमाग में डाउट्स पैदा होते हैं। स्त्री अगर पुरुष को अपने देखती है, पत्नी अगर पति को देखती है घर पर आने के बाद में कि वो थोड़ा धीरे धीरे बातें कर रहा है, तो डाउट्स की दृष्टि से देखा जाता है। फिर एक दूसरे की अनुपस्थिति में उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स है वो चेक करते हैं, वीडियो चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं। भाई, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट किस काम का जो पति पत्नी के विश्वास को तोड़ दे। इसलिए तो इसका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी इसकी ज़रूरत है। आप अपने पास में साधन वही रखें जो आपके रिश्तों को कायम रख सकते हैं। एक और बीमारी है वर्तमान में, और वो है टीवी। ऐसे ऐसे सीरियल्स आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी बनने लग गए हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कम से कम भारतीय संस्कृति के अनुरूप तो उनमें कुछ बात हमें नज़र आती नहीं है। तो सिवाय घर टूटने के और कोई बात नज़र नहीं आती है। आस पड़ोस यानी कि जो आपके आसपास में रहते हैं लोग बाग, अगर वो लोग पॉजिटिविटी वाले नहीं हैं, नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, उनके में आपस में कुछ न कुछ यदा कदा चलता रहता है, तो उनका भी प्रभाव पड़ोस में आग लगेगी तो तपन हमारे यहाँ पर भी आएगी। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। और अंतिम बात ये है कि एक दूसरे में जो विश्वास है, वो विश्वास यदि नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में भी रिश्ते टूटते हैं। उपाय के अंदर ये चीज़ देखिए, किसी विद्वान पुरुष को अपनी कुंडली दिखाएं और खुलासा कहे कि आप महाराज साफ साफ बात बताइएगा कि आखिर कमी कहाँ है। आप उसके अलावा एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। वास्तु यदि सही नहीं है, आप वास्तुविद को दिखाएं, वास्तु को सही करवाएं, चाहे वो भवन का वास्तु हो और चाहे वह पेड़ पौधों का वास्तु हो, जीव जंतु का वास्तु हो, उनको सही कराएं। और अपना भी जो डेली रूटीन है उसको सही करें। आजकल ऐसा भी होता है कि हम रात को 2 बजे पहले सोते नहीं हैं, 3 बजे पहले सोते नहीं हैं, दिन में 11 बजे पहले उठते नहीं हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा कि हम निशाचर है कि क्या है। निशाचर जो होते हैं उनको अच्छे नाम से भी नहीं जाना जाता और अच्छे परिणाम भी वो नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप के लिए भी सोचें कि हम अपने जीवन को कितने अनुशासन में रखते हैं। और अंतिम बात में ये कहना चाहूँगा आपको कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। पेशेंस आपको रखना चाहिए। जाने अनजाने अगर कोई बात हो जाती है तो धैर्य से आप सुने, समझे और उसके बाद में ही कोई डिसीजन ले।
घर हमेशा ध्यान रखिएगा, घर एक मंदिर है और इसे मंदिर ही रहने दीजिएगा। बच्चों के संस्कारों का आधार माता पिता होते हैं। अगर माता पिता ही झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर दोषारोपण लगाते रहेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे तो वही सीखेंगे जो माता पिता कर रहे हैं। और आपको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ, उनके संस्कारों के साथ खिलवाड़ करें। खैर, अभी जो मैंने आपको अपने विचार बताए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, आप उन पर अमल करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई बात आपको शेयर करनी है, ज़रूर कीजिएगा। हालांकि सब लोग कहते हैं शुरू में चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप जैसा मुनासिब समझे, अच्छा लगे, कमेंट कीजिएगा। कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे मोबाइल नंबर भी रहते हैं, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। आप कुंडली वगैरह के संबंध में भी सुझाव, समाधान मांग सकते हैं। आप जैसा मुनासिब समझ